बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य चैताली थानवी की लिखी कहानी रस्किन बॉन्ड। छुट्टी की घंटी बज गई थी। सारे बच्चे एग्जाम खत्म होने की एक्साइटमेंट में क्लास से भागकर बाहर निकल गए, लेकिन 4th बी की खाली क्लास की सेकंड बेंच पर बैठा मैं अभी तक नहीं उठा। नाक की तरफ खिसकते हुए अपने चश्मे को ऊपर खींचा और धीरे धीरे अपने बैग में चीजें समेटने लगा। पहले पेंसिल बॉक्स डाला, फिर क्लिप वाला गत्ता, वही जिस पे पेपर रख के लिखते हैं, फिर क्वेश्चन पेपर डाला। तभी मेरा दोस्त पिंटू अपना बैग हाथ में उछालते हुए मेरे पास आया और बोला, यस, एग्जाम खत्म, कल से नो स्कूल। कल ना हम पिक्चर देखने जा रहे हैं। एग्जाम ने तो बोर ही कर दिया था यार। कितने टाइम बाद जाऊंगा पिक्चर देखने, वो भी रणबीर कपूर की। रणबीर कपूर? उसकी फिल्में तो मुझको समझ ही नहीं आती है। उसे हर फिल्म में बिना पढ़े ही कुछ बनना है। अरे उसको बुक से क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो बुक्स पढ़ना इतना पसंद है कि मैं छुट्टियों का वेट करता हूं ताकि खूब सारी बुक्स पढ़ सकूं, और वो भी रस्किन बॉन्ड की। पिंटू अपना बैग कंधे पे लटकाकर बोला, आयुष, तू तो छुट्टियों में वही करेगा ना जो हम स्कूल में करते हैं, पढ़ाई। मैं लटका हुआ मुंह लेके बोला, नहीं कर पाऊंगा। क्यों? हम घूमने जा रहे हैं मसूरी। मुझे नहीं जाना घूमने, मुझे रस्किन बॉन्ड पढ़ना है। आखिरी बुक बची है उनकी रस्टी सीरीज की। पढ़ना शुरू किया तो एग्जाम आ गए, अब घूमने जा रहे हैं। फिर तो मार्च पास्ट शुरू, किले चलो, पैलेस चलो, इधर फोटो उधर फोटो। शांति से बैठने ही नहीं देंगे लोग। पिंटू बोला, तू ना कार्टून है पूरा। मैं पापा को 2 हफ्ते से गोल पार्क चलने के लिए मना रहा हूँ, और तेरे मम्मी पापा तुझको मसूरी लेके जा रहे हैं और तू मना कर रहा है। वैसे वो सही कह रहा है। मैं हूँ कार्टून। मुझे गेम्स पीरियड नहीं पसंद क्योंकि उसमें खेलना पड़ता है, भागना पड़ता है। उफ, कितनी मेहनत लगती है। दूसरे बच्चे तो कहते हैं कि उनको गेम्स पीरियड में मजा आता है। अरे इतनी मेहनत करके उनको मजा कैसे आता है पता नहीं। सबसे अच्छा तो लाइब्रेरी का पीरियड है। लाइब्रेरी में ना तो भागना है ना दौड़ना है, एक बुक एक कुर्सी, बस यही काफी है मजे के लिए। घूमने के लिए भी कहीं जाने की क्या जरूरत है? किताब के पन्ने पलटो और पहुंच जाओ जहां जाना है। पर नहीं, मम्मी पापा को तो ट्रेन के धक्के खाने हैं, बस में लटकना है। पर मुझे तो नहीं करना ना ये सब। मैं बच्चा हूं ना, इसीलिए मेरी कोई नहीं सुनता। मुझे छुट्टियां पसंद हैं, लेकिन छुट्टियों में मैं पूरा दिन रस्किन बॉन्ड की बुक ही पढ़ता रहूं। लालटेन वाली छत, ब्लू अम्ब्रेला, रस्टी की 5 सीरीज, उनकी खूब बुक्स पढ़ ली थी मैंने। स्कूल लाइब्रेरी की टीचर तो मुझको डांटती हैं कि तुम रस्किन बॉन्ड की ही बुक्स क्यों पढ़ते हो। वो समझती नहीं कि उनकी कहानियां मीठी मीठी और मुलायम होती हैं, एकदम मेले में मिलने वाले बुड्ढी के बाल जैसी। नहीं, मलाई कुल्फी जैसी, मुंह में रखते ही गुम। इस बार छुट्टियों के लिए मैंने 2 बुक्स लेके रखी थी रस्किन बॉन्ड की, लेकिन मम्मी पापा ने सब खराब कर दिया। घर पे मम्मी पापा अपनी पैकिंग में लगे थे और मैं अपनी। मैंने स्टडी टेबल से सारी रस्किन बॉन्ड की बुक्स बैग में भर दी। फिर मैं स्टडी टेबल की कुर्सी पे बैठ के कैलकुलेशन करने लगा कि घूमने फिरने के बीच कब टाइम मिल सकता है पढ़ने का। ट्रेन में तो आराम से पढ़ा जा सकता है, और फिर रात को डिनर के बाद, और हाँ, बीच रास्ते में टैक्सी में भी पढ़ लूँगा। तभी मेरी नज़र टेबल पे रखे पापा के अखबार पे पड़ी। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं अखबार लेके उनके पास गया और जोर से पढ़ने लगा। ट्रेन पटरी पर से उतरी, लोग घायल। पापा, हम ट्रेन से तो नहीं जा रहे ना? मैं तो पापा को डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तो ये सुन के हंसने लगे। बोले, जा तो हम ट्रेन से ही रहे, पर मैंने उसका इंजन, पहिए सब चेक करा लिया है।
मैं अखबार में और ख़राब न्यूज़ ढूंढने लगा जो बड़ी आसानी से मिल गई। भारत के उत्तर के इलाकों में तापमान इतना हुआ कम कि नल से बहता पानी भी गया जम। पापा, हम तो मसूरी जा रहे हैं। पापा ने हंसते हुए मेरे सर पे हाथ रखा और बोले, बेटा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा होगा। तुम ये सोचो कि तुम वहाँ कितना घूमोगे, कितनी जगह देखोगे। पता है मसूरी में मशहूर जगह है लाल टिब्बा। मुंह लटकाए हुए मैं बोला, पता है, उसकी लंबाई 2275 मीटर्स है। पापा बोले, पता है रस्किन बॉन्ड मसूरी में रहते हैं और क्या पता वो हमें कहीं घूमते हुए मिल भी ले। ये सुनकर तो मेरे हाथ से अखबार गिर गया। मैं उछलते हुए बोला, हम रस्किन बॉन्ड से मिलेंगे, सच्ची। रस्किन बॉन्ड से मिलने के लिए मैं ट्रेन में बैठने को, बस में लटकने को, सब करने को तैयार हो गया। मसूरी मैं आ रहा हूं। मसूरी पहुंचने के अगले दिन ही मुझको पापा एक बुक रीडिंग इवेंट में लेकर गए जहां रस्किन बॉन्ड आने वाले थे। लेकिन हम लेट पहुंचे। इवेंट खत्म हो चुका था, पर रस्किन बॉन्ड अब भी वहीं थे। उनके आसपास बहुत भीड़ थी। सब लोग उनका ऑटोग्राफ, उनका फोटोग्राफ ले रहे थे। उनको ऐसे घेर के खड़े थे कि उनका चेहरा ही नहीं दिख रहा था। हाथ में उनकी बुक पकड़े मैंने भीड़ के बीच में घुसने की कोशिश की, लेकिन मैं उन तक पहुंच ही नहीं सका। सारे बच्चे मुझसे पहले पहुंच गए थे। सिर्फ एक छोटा लड़का था जो घास पे बैठा सबको देख रहा था। मैं जब भीड़ में ऊंचा कुचक के थक गया तो मैं भी उसके पास घास पे बैठ गया। तुमने पहले ले लिया ऑटोग्राफ? मैं भी जल्दी आ जाता, पर पापा को एंड टाइम पे शर्ट प्रेस करवानी थी। अब तो घुस भी नहीं पा रहा भीड़ में। रस्किन बॉन्ड का ऑटोग्राफ दिखाओ ना। वो लड़का बोला, मेरे पास नहीं है। ऑटोग्राफ या फोटोग्राफ नहीं लिया रस्किन बॉन्ड के साथ? उसने ना में सर हिलाया। बोला, मैं तो यहाँ बाबा के साथ आया। बाबा यहाँ सजाने के लिए फूल पहुँचाने आए और मैं मेरी बकरियाँ लेकर। मैं हैरानी से उसको देखने लगा। बिना रस्किन बॉन्ड के ऑटोग्राफ या फोटोग्राफ लिए ये इतने आराम से कैसे बैठ सकता है? थोड़ी देर बाद रस्किन बॉन्ड उठ के वहाँ से जाने लगे। मैं हाथ में उनकी बुक को ऊपर लहराता हुआ उनके पीछे दौड़ा, लेकिन तब तक वो जा चुके थे। मेरे हाथ में जो बुक थी उसकी बैक कवर में उनकी फोटो थी और मैंने उस पर उनकी ऑटोग्राफ लेने की सोची थी, लेकिन अब तो वो जा चुके थे। जिस वजह से मसूरी आया, इतना लंबा सफर किया, सब बेकार गया। मैंने गुस्से में अपने हाथ में पकड़ी किताब को जमीन पे रख दिया और खुद भी रोते हुए जमीन पे बैठ गया। तभी वो लड़का मेरे पास आया। बोला, तुम क्यों रो रहे हो? मैं सिसकियां लेते हुए बोला, मुझे रस्किन बॉन्ड का ऑटोग्राफ नहीं मिला। वो लड़का सर खुजाने लगा। बोला, बाद में ले लेना। मैंने गुस्से में उससे कहा, वो बहुत बड़े राइटर है, बहुत सी बुक्स लिखी है उन्होंने, उन्हें पद्मश्री पद्म भूषण में मिला है, ऐसे ही थोड़ी कहीं भी मिल जाएंगे। ये सुन के उस लड़के की आंखें बड़ी हो गई। उसने पूछा, क्या लिखते हैं वो? वो पहाड़ों के बारे में लिखते हैं, वहाँ पे रहने वाले लोगों के बारे में भी। खूबसूरत जंगली फूल, लालटेन वाला घर, नीली छतरी, बालू के नाखून वाला हार और भी बहुत कुछ। ये सब उनकी कहानियों में देख सकते हैं। वो लड़का बोला, ये सब तो मैं रोज देखता हूँ। लालटेन वाली छत तो यहाँ सबकी होती है, दिखाऊं? उसने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया और मैं भी निकल पड़ा रस्किन बॉन्ड वाली लालटेन की छत देखने। वो लड़का तेज तेज चल रहा था। मैं उसके पीछे पीछे टेढ़े मेढ़े पत्थरों के बीच धीरे धीरे चल रहा था। वो मुझे थोड़ी ऊंचाई पर ले गया। वहां से मैंने देखा वो लड़का सच कह रहा था। यहाँ सारे ही घर लालटेन की छत वाले थे। सब रस्किन बॉन्ड की बुक वाले घर में रहते थे। मैंने अपने हाथ में पकड़ी किताब का फ्रंट कवर देखा और फिर सामने। दोनों सेम थे, लेकिन बुक में बनी तस्वीर से ज्यादा वो असल में अच्छे लग रहे थे। वो लड़का बोला, अभी मेरा टाइम हो गया बकरियां घर ले जाने का। रस्किन बॉन्ड की नीली छतरी वाली किताब में जैसे बिनिया गाय चराती थी, ये बकरियां चराता है। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे किताब की बातें सच हो रही हों। मुझे और भी देखना था। मैं बोला, उन्होंने तो बहुत सारे प्यारे प्यारे जंगली फूल भी बताए बुक में। वो लड़का बोला,
बताने से क्या होता है, मैं तो तुम्हें दिखा सकता हूँ। पहाड़ चढ़ोगे, वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत फूल है। वो दिन में हमेशा बंद रहता है पर शाम होते ही खुल जाता है। ये सुनकर मेरी आंखें चमक गईं। मैं बोला, वाह, उसे मून फ्लावर कहते हैं। मैं चढ़ूंगा पहाड़। उस फूल के बारे में पढ़ा था मैंने, फोटो भी देखी थी, लेकिन उसके बारे में पढ़ने से ज्यादा उसको देखने की एक्साइटमेंट हो रही थी। पर सामने पहाड़ देखकर मेरा सारा एक्साइटमेंट गुम हो गया। मैं तो दूसरी मंजिल पे भी लिफ्ट से जाता हूँ। लेकिन फिर उस लड़के ने मुझको इशारे से बुलाया, आजा, ये पहाड़ तो छोटा ही है। छोटा? मुझे तो नहीं लग रहा था वो छोटा, लेकिन मून फ्लावर भी देखना था, सो मैं आगे बढ़ गया। पहाड़ पर पैर ऐसे फिसल रहे थे, इतना डर लग रहा था कि मैं अभी गिर जाऊंगा। पर फिर धीरे धीरे संभल कर आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर में हम ऊपर पहुंच गए थे। मैंने उस लड़के से पूछा, कहाँ है फूल? वो भाग कर दूसरी हो गया। मैं हाँफते हुए उसके पास गया। देखा एक बंद कली थी। मैंने कहा, हाँ है तो बंद। उस लड़के ने कहा, अभी शाम होने वाली है, धूप भी चली जाएगी, फिर देखना कैसे धीरे धीरे खिलता है। हम आसमान की तरफ देखने लगे। सूरज डूब रहा था, जिस वजह से पहाड़ों के पास की झील शरबत वाली झील लग रही थी, नारंगी नारंगी। धूप के जाते ही वो फूल धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा, जैसे मैं उसे स्लो मोशन में देख रहा हूं। ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक अलग ही दुनिया में आ गया हूं। मैं उस मून फ्लावर की खुशबू सूंघने के लिए उसकी ओर झुका। उसकी खुशबू बहुत अच्छी थी पर तेज भी थी। वहां एक और फूल था। मैं उसे भी सूंघने उसके पास गया तो उस लड़के ने मुझको रोक दिया। नहीं, इसको मत सूंघो, इससे छींक आती है। मैं हैरानी से बोला, छींक वाला फूल? इसके बारे में तो मैंने कभी नहीं पढ़ा। वो लड़का हंसते हुए बोला, हर चीज पढ़ने से नहीं आती। फिर मैंने आसमान की तरफ देखा। आधा सूरज पहाड़ों के पीछे छुप गया था और सिर्फ आधा ही दिख रहा था। वो नारंगी शरबत वाली झील और भी नारंगी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी जादुई दुनिया में हूँ। उस छोटे से पहाड़ पर खड़े होकर मुझे एलिस इन वंडरलैंड जैसा लग रहा था। मसूरी के बारे में मैंने बहुत पढ़ा था, यहाँ का लाल टिब्बा, हाथी पांव, सबके बारे में पढ़ा था, लेकिन कभी किसी पहाड़ पर एक छींक वाले फूल के बारे में नहीं पढ़ा, शरबत वाली झील के बारे में भी नहीं पढ़ा। ये सब कुछ किताबों से कितना अलग था और कितना प्यारा। मैं जोर से छींका तो वो लड़का बोला, सूंघ ही लिया ना तुमने आखिर वो, अब चलो जल्दी, वापस जाना है उस बागीचे में। मेरे बाबा और मेरी बकरियां मेरी राह देख रही होंगी। मुझे याद आया कि मेरे मम्मी पापा भी तो मेरी राह देख रहे होंगे, मुझे उनके पास जाना है। लेकिन मैं हूं कहाँ? मैं कभी ऐसे अकेले बाहर नहीं गया, अपने मोहल्ले की गली में भी नहीं। उस वक्त मैं कितना दूर निकल आया था मुझे भी नहीं पता। मैंने उस लड़के से कहा, मेरे मम्मी पापा भी मेरा वेट कर रहे होंगे, कितने बजे होंगे अभी? उस लड़के ने आसमान की ओर देखा और फिर कुछ सोच कर बोला, 5 सवा 5 हो गए होंगे। मैंने पूछा, तुमको कैसे पता? तुम्हारे पास तो घड़ी नहीं है। वो लड़का मुस्कुरा कर बोला, ये है ना सूरज, सबसे बड़ी घड़ी। ये जिस दिशा में होता है, जिस तरफ परछाई गिरती है, उसे देख के टाइम का पता चल जाता है। वाह, इसे बहुत कुछ पता है, मैंने सोचा। हम दोनों पहाड़ से उतरने लगे। फिर जब हम वापस गार्डन पहुंचे तो मेरी टांगें बहुत दर्द करने लगी। मैं और आगे नहीं चल पा रहा था। उस लड़के ने मुझे वहीं रुकने का इशारा किया और खुद कहीं गायब हो गया। मैं वहीं हाँफते हुए बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो एक टेम्पो वाले के साथ आया और बोला, ये मेरे बाबा का है, आजा पीछे बैठ जा। मैंने देखा टेम्पो के पीछे तो खूब सारी बकरियां थी। मैं डर गया। मुझे देखकर वो लड़का बोला, तुम डरो नहीं, ये सब बकरियां मेरी दोस्त हैं। डर लग रहा था लेकिन एक्साइटमेंट भी थी, जो कि रस्किन बॉन्ड की कहानी का नया चैप्टर पढ़ने पे होती है ना। टेम्पो के पीछे बैठकर एक बकरी उस लड़के के पास आकर उसका हाथ चाट रही थी। कोई कैसे बकरी को अपना हाथ चाटने दे सकता है? जर्म्स नहीं होंगे उसमें? मैं उसे अजीब तरीके से देखने लगा, जैसे वो मोगली हो या टार्जन। वो भी मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, तुमने पहले कभी बकरियां भी नहीं देखी?
देखी है पर किताब में या टीवी पर या खिड़की से इतनी पास से नहीं देखा। और तुम तो उसको हाथ भी दे रहे हो चाटने को। वो लड़का थोड़ा गुस्सा हो गया शायद। बोला, दोस्त है मेरी, इसका नाम जमीला है। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? मॉल रोड, वहीं है हमारा होटल। मैंने कहा तो उस लड़के ने हाँ में सर हिलाया और ड्राइविंग सीट की तरफ मुंह करके एक छोटी सी जाली की खिड़की से कुछ बताने लगा। तभी मुझे अचानक कुछ गीला गीला सा लगा। मैंने देखा एक बकरी मेरे पाँव चाट रही थी। मैं चिल्लाया, इसे रोको। वो लड़का हाथ में टिफिन लेकर मेरे पास आया और हंसते हुए बोला, जमीला का तुम अच्छे लगे, हर किसी के पास नहीं जाती है, ये ले बढ़िया खा। उसने टिफिन मेरी तरफ बढ़ाया। उसके टिफिन में जो था वो मैंने हाथ में पकड़कर ध्यान से देखा। वो बड़ियों जैसे नहीं दिख रहा था। ये क्या है, दाल की बड़ी नहीं लग रही? मेरे पूछने पर वो लड़का बोला, ये नाल बड़ी है, मेरी अम्मा बहुत अच्छा बनाती है, ये एलोवेरा की डंडी से बनती है। मैंने आज तक एलोवेरा का मॉइस्चराइजर ही लगाया था। इसे खा भी सकते हैं, वो भी बड़ियों जैसे? ये तो सोचा ही नहीं था। अजीब था पर टेस्टी था। मॉल रोड आने पर टेम्पो रुक गया। वो लड़का बोला, चल उतर, तेरा होटल सामने है। मॉल रोड पर उतरते ही एलिस इन वंडरलैंड वाली फीलिंग खत्म हो गई। अब सब कुछ जाना पहचाना सा ही था। वही दुकानें, वही भीड़ और लाइब्रेरी। मैं जोर से चिल्लाया, लाइब्रेरी। मैं लाइब्रेरी की तरफ दौड़ने लगा। वो लड़का भी मेरे पीछे पीछे आया और बोला, क्या कर रहा है, होटल उधर है। मैं जैसे ही लाइब्रेरी के अंदर गया तो ऐसा लगा घर आ गया। इतनी सारी बुक्स, टेबल, कुर्सी और पेन ड्रॉप साइलेंस। तभी सामने देखा एक अंकल बुक लेकर बैठे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनको कहीं देखा है। तभी मैंने अपने हाथ में पकड़ी बुक का बैक कवर देखा। ये तो उन्हीं अंकल की फोटो थी जो मेरे सामने बैठे थे। ये तो रस्किन बॉन्ड थे। मैंने अब न सिर्फ उनकी कहानियां पढ़ी थी पर अब देख भी ली थी। वो इतनी प्यारी जगह रहते हैं तभी तो इतना प्यारा लिखते हैं। मैं उस लड़के को थैंक यू कहने के लिए मुड़ा तो वो कहीं नहीं दिखा। शायद उसे देर हो रही होगी सो वो चला गया होगा। शायद वो मेरी लाइफ में इसीलिए आया था। मैं रस्किन बॉन्ड की बुक पकड़े उनकी तरफ बढ़ गया। बस इतनी सी थी ये कहानी।